मेरा नाम अबीर है। एक दिन मैंने घर का दरवाजा खोला और गुस्से में दोनों औरतों को बाहर धक्का दे दिया। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम किया है, मानो इसके बाद मेरे सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। दरवाजा बंद कर जब अंदर आया तो कुछ दिन तक सब शांत रहा। लेकिन कुछ महीनों बाद ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी और आसपास के लोगों को भी इससे एक सबक मिला। वो कहते हैं ना कि कुछ औरतें अपने पतियों को अपने इशारों पर नचाती हैं। मेरे जीवन में भी ऐसी ही एक महिला आई थी जो बहुत खूबसूरत और कम उम्र की थी। उसका आकर्षण मेरे दिल को छू गया था। उसने 19 साल की उम्र में मुझसे शादी की और उसके चेहरे की मासूमियत और सुंदरता से लोग मुझसे जलने लगे थे। मेरे घर में दो बहनें, एक बूढ़ी माँ और एक विधवा भाभी थीं, जिनका एक छोटा बच्चा भी था। मेरी शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरे बड़े भाई का देहांत हो गया था। शादी के तुरंत बाद से ही मेरी पत्नी ने घरवालों की शिकायतें करनी शुरू कर दी। मेरी भाभी साधारण स्वभाव की थीं, जबकि मेरी पत्नी परिवार में सबसे खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही शादी हुई, घर की बाकी महिलाएं उसे सताने लगीं। मेरी माँ, बहनें और भाभी नॉर्मल ससुराल वालों की तरह उसकी जिंदगी में समस्याएं लाने लगीं। पत्नी रोज शिकायत करती, बातें छोटी छोटी होती थीं, लेकिन उनकी तीव्रता मेरे रिश्ते पर असर डालने लगी। मेरी पत्नी अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी और हमारे बीच की शादी उसके परिवार को मंजूर नहीं थी। जब घर वालों ने हमारी शादी पर आपत्ति जताई तो हमने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और वह सब कुछ छोड़कर मेरे साथ मिडिल क्लास जिंदगी बिताने चली आई। वह मेरे लिए एक नई रोशनी थी, लेकिन धीरे धीरे घर के माहौल ने उसकी चमक को भी फीका कर दिया। मेरी भाभी ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाने में मदद करती थीं, माँ बीमार रहती थीं और बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरी पत्नी का मन घर में टिक नहीं पाता था। घर में जो भी होता वह मुझे बताने लगती, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उसकी शिकायतें कितनी जायज थीं। वह मेरे लिए त्याग करके आई थी और मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उसे खुश रखूंगा। लेकिन उसका हर दिन की शिकायतों से भरा चेहरा देखकर मेरे सपने टूटने लगे। हर रात जब मैं अपने कमरे में जाता तो वह शिकायतों से भरी रहती। उसकी बातें सुनते सुनते मैं थक जाता और आखिरकार सो जाता। मैंने उसके लिए खुशियों का सपना देखा था, लेकिन उसकी मुस्कान का सपना धीरे धीरे टूटता जा रहा था। क्या मेरी शादी इसी दिन के लिए हुई थी? हर तरफ से उलझन ही उलझन थी। एक ओर घर की परेशानियां थीं, दूसरी ओर मेरी पत्नी की उम्मीदें। मैंने सोचा, शायद अगर अपनी बहन की शादी करवा दूं तो कुछ संतुलन बने। रिश्ता भी मिल गया, लेकिन मेरी बहन के लिए आए रिश्ते में समस्याएं भी थीं। लड़के की पहली शादी महज 3 महीने में टूट गई थी। ये बात जब मैंने माँ और भाभी को बताई तो दोनों के मन में सवाल उठे। भाभी बोली, 3 महीने में तलाक की नौबत क्यों आई? कुछ तो गड़बड़ होगी। मैंने समझाया कि कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि रिश्ते निभ नहीं पाते। माँ ने तो मेरी बात मान ली, लेकिन भाभी को मनाना मुश्किल था। बड़ी कोशिशों के बाद वे भी इस रिश्ते के लिए राजी हुईं, खासकर जब उन्होंने लड़के का अच्छा खासा चेहरा और अच्छे परिवार का नाम देखा। इस तरह मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी और सोचा कि शायद अब घर में शांति हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह विदा हुई, पत्नी ने एक नया मुद्दा उठा दिया। अब भी तुम्हारी छोटी बहन रिया घर में है, उसकी भी जल्दी शादी क्यों नहीं कर देते? मैंने उसे समझाया कि रिया अभी पढ़ रही है और उसकी शादी में अभी समय है। पर पत्नी ने दलील दी, कम उम्र में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, दहेज का भी कोई दबाव नहीं रहता। इसकी बातें सुनकर मैं उलझन में पड़ गया।
लेकिन किसी तरह मैं रिया के लिए भी एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में कामयाब हो गया। उसकी शादी भी तय कर दी और ससुराल वाले अमीर थे जो बिना दहेज के तैयार हो गए। मैं संतुष्ट था कि दोनों बहनों का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन फिर भी माँ और भाभी से शिकायतें आती रहीं। दोनों का कहना था कि ससुराल वाले बहनों को परेशान करते हैं। माँ ने मुझसे कहा, बेटा तूने जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन अब तेरी बहनों को तंग किया जा रहा है। मैंने जवाब दिया कि ये तो हर शादीशुदा जिंदगी में होता है और मेरी पत्नी भी तो हमारे घर में रह रही है। अगर वो शिकायत करना चाहे तो क्या करोगे? इसके बावजूद माँ की शिकायतें कम नहीं हुईं। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तुम्हारी भाभी मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करती हैं। कहती हैं कि अब घर का सारा काम मुझे ही करना होगा। मैं सन्न रह गया। पत्नी के चेहरे पर थकान और नाराजगी देखकर मैंने उसे दिलासा दिया, तुम नौकरानी नहीं, इस घर की रानी हो। मैं जल्द ही किसी को काम पर रख लूंगा। तुम बस अपने आप को संवारो, आराम करो। यह सब चलता रहा और एक दिन पत्नी ने मुझसे मांग की, तुमने मेरी मुँह दिखाई में कुछ भी नहीं दिया था। मुझे अब एक चीज चाहिए। मैंने खुशी खुशी पूछा, जो मांगना है मांग लो। उसने कहा, अपना यह घर मेरे नाम कर दो। मैं हतप्रभ रह गया। यह घर मेरी माँ के नाम था और इसमें मेरे भाई का भी हिस्सा था। मैंने संभलते हुए पूछा, घर? उसने आगे कहा, औरत के पास अपना घर नहीं होता। पहले पिता का, फिर पति का घर होता है। अपने खुद के घर की चाह रखना कोई गुनाह तो नहीं। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। उसके शब्दों में एक गहरी चाहत थी, लेकिन मैं जानते हुए भी इस चाहत को पूरा करने में असमर्थ था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर इस घर में हमारा ही हिस्सा चाहिए तो मैं माँ से अभी जाकर बात कर लेता हूँ। पत्नी ने मुझे देखा और हंसते हुए कहा, हिस्सा मांगने की क्या जरूरत है? ये घर तो तुम्हारा ही है। अगर तुम हिस्सा बांटोगे तो घर और भी छोटा हो जाएगा। आखिर ये सब तुम्हारा ही होना चाहिए। मैंने उसे समझाया, ये घर भैया का भी है। उनका भी इस घर में हिस्सा है। पत्नी ने बिना रुके कहा, भैया अब नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी अभी जवान है। क्यों न उनकी शादी करवा दी जाए? वो खुद अपने बच्चे को भी साथ ले जाएंगी। इस घर से तो उनका नाता खत्म हो ही जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने मन ही मन सोचा कि शायद ये सही कह रही है। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ, मैंने कहा। मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई, फिर मेरे लिए अपनी पसंद का खाना बनाया, जो वो बहुत कम ही करती थी। उस रात वो मेरे करीब बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगी। उसकी बातों में बहकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि माँ से पेपर्स पर साइन करवा लूँ और घर उसके नाम कर दूँ। कुछ दिनों बाद मैं माँ से बात करने उनके कमरे में पहुंचा। साथ में उनके लिए जूस भी लेकर गया, ताकि बात हल्की फुल्की रहे। जैसे ही माँ ने मुझे देखा, उन्होंने कहा, क्यों बेटा, आज इतने दिनों बाद मेरी याद आई? कैसे हो, ठीक हो? मैं उनके पास बैठा और पैर दबाने लगा। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, माँ ये घर मेरा ही तो है ना? माँ ने गंभीरता से कहा, बेटा तुम्हारे भैया का भी तो हिस्सा है इस घर में। तुम्हारी भाभी और उनके बेटे का भी हक है यहाँ। मैंने तर्क दिया, माँ भैया अब नहीं रहे और भाभी ने बहनों की शादी में कोई योगदान नहीं दिया। ये घर आपका है, आप चाहें तो इसे मेरे नाम कर सकती हैं। माँ ने साफ साफ कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारे भाई की आखिरी निशानी है। भाभी और उनका बेटा भी इस घर का हिस्सा हैं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने माँ को समझाने की कोशिश की, भाभी अभी भी युवा हैं। अगर उनकी शादी हो जाए तो उन्हें सहारा मिल जाएगा।
और बच्चा भी पितृत्व का अनुभव कर पाएगा। इस पर माँ ने मुझसे नाराज होकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने परिवार के हिस्से का निर्णय तुम्हारी पत्नी के कहने पर बदल दूंगी? तुम पहले ही बहनों की शादी पर खर्च कम करने की सोच चुके हो और अब भाभी को भी घर से निकालने का सोच रहे हो। मेरी जिंदगी में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। माँ की बातें मुझे चुभ रही थीं और अंदर गुस्से से भर गया था। मैंने वहां से निकलकर पत्नी से जाकर कहा कि माँ ने घर का पूरा हिस्सा देने से मना कर दिया है। उसने मेरा भरोसा तोड़ने वाला ताना दिया, देखा, तुम्हारी माँ हमेशा से तुम्हारी भाभी को ही ज्यादा चाहती रही हैं। दिन गुजरते गए और घर में माहौल और तनावपूर्ण हो गया। एक दिन जब मैं घर आया तो भाभी और मेरी पत्नी में झगड़ा हो रहा था। माँ भी भाभी का पक्ष ले रही थीं। जब मैंने पूछा तो भाभी ने कहा, तुम्हारी पत्नी चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। उसने मुझसे कहा कि अगर अपने बेटे का खर्चा चाहिए तो मैं खुद इंतजाम करूं। पत्नी ने मुझसे रोते हुए कहा, अबीर, ये सब झूठ है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि तुम्हारा बेटा इतना दूध पी जाता है कि तुम्हारे लिए चाय के लिए कुछ नहीं बचता। माँ ने फिर अपनी तीखी आवाज में कहा, ये घर तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारी भाभी और उसका बेटा भी इसका हिस्सा है। तुम्हें खुद अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। उस दिन मुझे माँ की बातों का असली मतलब समझ में आया। शायद मैंने ही रिश्तों को तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। उस रात जब आग ने हमारे घर को घेरा तो हमारी आंखें खोलते ही सामने एक भयानक मंजर था। पूरा घर धधक रहा था और आग की लपटों ने हमारे चारों तरफ जैसे दीवारें खड़ी कर दी थीं। मैं और मेरी पत्नी बुरी तरह घबराए हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली थी कि हर ओर से हमें घेर लिया गया था। जलन की पीड़ा के बीच आखिरकार हम दोनों बेहोश हो गए। शायद फायर ब्रिगेड ने हमें बाहर निकाला होगा। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरा शरीर जल चुका था और मेरे आसपास मेरी माँ, बहनें और भाभी खड़ी थीं। जिस परिवार को मैंने कभी ठुकराया था वही मेरे इलाज का इंतजाम कर रहा था। भाभी ने अपने स्कूल से एडवांस सैलरी लेकर मेरे इलाज का खर्च उठाया। मुझे उस दिन अपने किए हर गलत फैसले की सजा का एहसास हुआ। अपनी माँ के सामने मैंने हाथ जोड़ दिए और माफी मांगी। मेरे घर का नामो निशान मिट चुका था, जिसे बचाने के लिए मैंने अपने परिवार को त्यागा था। जिस पत्नी के लिए सब कुछ किया वो अब इस दुनिया में नहीं थी। मुझे अब एहसास हुआ कि उसने अपने स्वार्थ में मुझे अंधेरे की ओर धकेला, अपने परिवार के खिलाफ मोड़ दिया और अंत में मैं बर्बादी के सिवा कुछ भी न बचा सका। आज जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरी माँ, बहनें और भाभी ही मेरी देखभाल में लगे हुए हैं। भाभी, जिन्हें मैंने कभी सहारा नहीं दिया, वही अपनी कमाई से मेरे इलाज का खर्चा उठा रही हैं। मेरे सारे रिश्ते एक एक करके खत्म हो गए, लेकिन जिस परिवार को मैंने त्यागा वही अब मेरे साथ खड़ा है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय पछतावे के। अपनी गलतियों से जो सजा मुझे मिली शायद भगवान ने ही मुझे दिखाई। आज मुझे डर लगता है उस दिन से जब भगवान के पास मेरा हिसाब लिया जाएगा। अब मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इंसान को अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना चाहिए। परिवार को एक साथ रखना, उनके हक और अधिकारों का सम्मान करना ही असली खुशी देता है। किसी के कहने पर अपने रिश्तों को तोड़ना, अपनी मर्जी से फैसला करना कभी भी सही नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दिल में जरूर जगह दें। रिश्तों को संजोएं, समझें और संभालें ताकि आपका परिवार हमेशा खुशहाल बना रहे।